Adversity causes some people to break, others to break records is a very famous quote. Welcome to the 30th and the last part of 300 important MCQs for SEBI General Examination. यहाँ पे आज हमारे 300 क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं. सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे, एंड डू टेल मी ऑल्सो कि आपकी प्रिपरेशन अभी कैसी चल रही है. लास्ट के टाइम पे सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं, स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है. तो किसी भी चीज़ का टेंशन मत लेना. अभी तक जो आपने टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले, उन्हें ही वापस आप पढ़िए. बहुत ज़्यादा नए टॉपिक्स को आप टच करने की नीड नहीं है. कुछ स्मॉल टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, पर लास्ट टाइम पे आप जो अच्छे से पढ़ चुके हैं उसको वापस से और पढ़ लीजिए, या फिर नए टॉपिक्स की अगर आपको कुछ कवर करनी है तो उनके MCQs सॉल्व कर लीजिए. इन द लास्ट क्वेश्चन वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेंट एक्सपेंस कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 31 मार्च 2021 को जो हम P&L अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर कितना रेंट एक्सपेंस यहाँ पे हमारा जाना चाहिए. डिटेल्स हमको गिवन है. यहाँ पे आपने कितना पेमेंट किया है पूरे साल में, ये आपका हो जाएगा रेंट पेड 1,35,000. अभी ये क्या होता है ना, कैश बेसिस पे पेमेंट है, देखो राइट. हमको तो अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे करनी है, तो हम डायरेक्टली इसको P&L में नहीं ले जा सकते. हमको बाकी की डिटेल्स भी पढ़नी पड़ेंगी. प्रीपेड रेंट ऑन 31 मार्च, तो आपने अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में अगले फाइनेंशियल ईयर का रेंट भी पे कर दिया है, तो ये तो हमको इसमें से हटाना पड़ेगा. आपके टोटल पेमेंट में ये इंक्लूडेड होगा. ये तो इस बार का खर्चा है ही नहीं, तो मैं इसको इस बार P&L अकाउंट में लेके ही नहीं जाऊंगा. ये तो मेरे लिए असेट है, अगले साल का खर्चा है. नेक्स्ट इज रेंट इन एरियर. तो ये बेसिकली आपको पे करना बाकी है. अब पे करना बाकी है से क्या मतलब है यार, खर्चा तो इसी बार का है ना. तो एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 16,000. फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर की भी हमको कुछ डिटेल्स गिवन है. रेंट पेड इन एडवांस, पिछले साल हमने इस साल के लिए एडवांस में पे कर दिया था रेंट, तो इस साल का तो ये खर्चा है ही. पे पिछले साल किया उससे मैटर नहीं करता, इस साल का ये खर्चा है उससे मैटर करता है. सो एड प्रीपेड एक्सपेंस प्रीवियस ईयर, दैट इज 15,000. फिर उसके बाद है रेंट इन एरियर यानी कि आउटस्टैंडिंग. तो पिछली बार कुछ 12,000 का बाकी चल रहा था. हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने इस साल इसको पे कर दिया होगा, पर ये इस साल का खर्चा नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं. लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 12,000. ये आपका आ जाता है नेट 1,40,000, जो कि इस बार का, इस साल का आपका खर्चा है. 1,40,000 आपका P&L अकाउंट में जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर अकाउंट इज कैटेगराइज्ड अंडर विच टाइप ऑफ अकाउंट इन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग. ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अंदर डिबेंचर्स का क्लासिफिकेशन कहाँ होना चाहिए. सो वी आर हैविंग 3 क्लासिफिकेशन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. इसका डिबेंचर का क्लासिफिकेशन होता है आपका पर्सनल अकाउंट में. ए इज द करेक्ट चॉइस. डिबेंचर आपका एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सो बेसिकली इट विल बी पार्ट ऑफ योर पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the closing inventory of B&M Limited if it sells 3 products XYZ and share the following information. Closing inventory का वैल्यूएशन करना है जो आपका AS2 बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. XYZ हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, सबकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू दे रखी है. मान लेते हैं NRV इसको अभी के लिए. सो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे वैल्यूएशन आपका होता है. अभी कैसे वैल्यूएशन करें, इनका टोटलिटी में करूं या फिर अलग अलग करूं. आपको वैल्यूएशन हमेशा अलग अलग करना है. मतलब x का अगर मैं देखूं तो 17 और 20 विच एवर इज लोअर, 17 इज लोअर, सो 300 इंटू 17. फिर y का देखें तो 20 और 18 विच एवर इज लोअर, देन 18 इज लोअर, 200 इंटू 18. z का 23 और 25 विच एवर इज लोअर, 23 इज लोअर, 100 यूनिट्स इंटू 18. इनका आप टोटल करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11,000 रुपीज. डी इज द करेक्ट चॉइस हियर. ध्यान ये रखना है कि हमको स्क्रिप्ट वाइज यानी कि आइटम वाइज कैलकुलेट करना है. कॉस्ट और NRV विच इज लोअर टोटल करके हमको उसको नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल प्रिपेयरिंग द सेट ऑफ अकाउंट्स अ पर्सन कैन कमिट एरर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लरिकल एरर. एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल या नन ऑफ द अबव. सो आपका क्लरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होता है. ये एक तरह का कॉन्सेप्चुअल एरर होता है जहां पे आप कैपिटल को रेवेन्यू और रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 409 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ पर्सन shall not be qualified for appointment as a judicial member unless
ही इज और हैज बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years, या फिर 10 years तक वो एडवोकेट रहे हो, तो बी और सी दोनों आपके करेक्ट चॉइस है। ई इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, बोथ बी एंड सी। यहाँ पे या तो आप डिस्ट्रिक्ट जज हो भले 5 साल के लिए, या फिर आप 10 साल से एडवोकेट हो, तो दोनों कंडीशंस आपकी चल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड? सो कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ योर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सी इज द करेक्ट चॉइस हियर। Next question is related to your costing subject. What is the relation between retention ratio and cash ratio? Cash ratio और retention ratio का मतलब ये होता है इनका दोनों का टोटल 1 के बराबर होता है। Here B is the correct choice. Cash ratio मतलब कितना कैश आप उसका पे आउट कर चुके हो, और बचा हुआ जो भी आपने रिटेन कर लिया है दैट इज योर रिटेंशन रेशियो। ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर। हम कॉन्ट्रैक्टर को पूरा का पूरा पैसा नहीं देते, थोड़ा सा रोक के रख लेते हैं, उसको हम रिटेंशन रेशो बोलते हैं, जिसको हमने रोक के रखा है, और जो पे कर दिया उसको हम कैश रेशो बोलते हैं। Zen Limited made a sales during a certain period for 1 lakh. Net profit for the same period was 10,000. Fixed overhead 15,000 given है, और we are required to calculate the sales to earn a profit of 15,000. प्रॉफिट हमको यहाँ पे गिवन है कि हमको 15,000 का एटलीस्ट प्रॉफिट तो चाहिए ही। फिक्स कॉस्ट भी हमको गिवन है 15,000 की। इससे क्या आ जाएगा, मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 30,000 का। यहाँ पे मुझे पीवी रेशो पता होना जरूरी है अभी। तो अगर मैं मेरा पुराना डेटा देखूं तो 1 लाख की सेल्स हो रही थी, उस पर मैं 10,000 और 15,000 यानी कि 25,000 का प्रॉफिट कमा रहा था। तो मेरा पुराना रेशो का कंट्रीब्यूशन कमा रहा था, तो मेरा पुराना पीवी रेशो आ रहा था 25%। अभी 30,000 जो है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो इसका 25% होना चाहिए। तो मेरा कितना सेल्स आ जाना चाहिए, 30,000 डिवाइडेड बाय 25%। 1,20,000 का अगर मेरा सेल्स हो जाएगा तो मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा 15,000 का। सो बी इज द करेक्ट चॉइस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डिटेल्स है। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ 1,50,000। सेल्स इस बार हो गई है 1,50,000 की, बहुत बढ़िया बात है। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अभी कंट्रीब्यूशन जो हमारा चल रहा था वही हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मतलब पीवी रेशियो का हमारा जो हमने निकाला था 25% का, वही हमको मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। तो 1,50,000 में से 25% अगर मैं निकालूं डायरेक्टली तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 37,500। बाकी का आपका वेरिएबल कॉस्ट में चला गया होगा। उसमें से फिक्स कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी भले ही कोई भी केस हो, तो 15,000 की मैं फिक्स कॉस्ट हटा देता हूं। प्रॉफिट आ जाएगा आपका 22,500 का। यहाँ पे डी इज द करेक्ट चॉइस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय ब्लीक हाउस स्ट्रैटेजी? ब्लीक हाउस स्ट्रैटेजी का मतलब है स्ट्रैटेजी टू मिनिमाइज द एम्प्लॉय यूनियनाइजेशन एंड लेबर कॉस्ट। बी इज द करेक्ट चॉइस हियर। ब्लीच हाउस refers to the HRM practice characterized by low uptake on human resource practices, little or no collection of representation of employees, ताकि उनकी यूनियनाइजेशन मिनिमाइज हो जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, which account in the BOP includes transaction related to currently produced goods and services? Correct answer here is current account. Basically current account deals with the transactions related to the goods and service that are currently produced. So C, current account is the correct choice. And we have achieved the milestone of 300 important MCQs for your SEBI general examination. Do let me know in the comment section कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही करेक्ट आंसर्स कमेंट सेक्शन में दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड विल बी कीप मेकिंग योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। Thank you so much for your support and all the very best for your SEBI general examination.